Hello everyone, myself Dhanu Vavodia and I'm first year BM student and welcome to my channel. So today we are going to learn about another bone of our upper limb, that is humerus, and it is being placed in our arm. Okay, let's get start the video. So let's go. So this is humerus bone which is present in our arm, and it is one of the longest bone of our upper limb, divided into three parts, that is the upper end, the shaft and the lower end. तो अपर एंड में हेड प्रेजेंट होता है, इसलिए ये राउंडेड होता है. जो हेड होता है वो फॉरवर्ड होता है, अपवर्ड होता है और बैकवर्ड प्रेजेंट होता है. जो मीडियली ये हेड होता है वो मीडियली प्रेजेंट होता है, वेयरएज ये जो लोअर एंड है वो फ्लैटन होता है साइड बाय साइड और थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड होता है. और ये होती है शाफ्ट जो है वो स्टार्टिंग में हाफ रीजन पे ये जो राउंडेड होती है, वेयर जो लोअर रीजन होता है वहाँ पे ये ट्रेंगुलर होती है. अभी देखते हैं इसकी साइड डिटर्मिनेशन. ये जो हेड होता है वो मीडियली प्रेजेंट होता है और एंटीरियर साइड पर होता है लेसर ट्यूबरकल. ये एक प्रोसेस होती है ओलिक्रेनन प्रोसेस, जो ऑलवेज पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है. तो इससे ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये होता है हमारा राइट साइड का ह्यूमरस. तो यहाँ पे अपर एंड में हेड प्रेजेंट होता है, 3 नेक्स प्रेजेंट होती है, दैट इज सर्जिकल, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक. ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, एक लेसर ट्यूबरकल और एक ग्रेटर ट्यूबरकल, और एक इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस जो दोनों ट्यूबरकल के बीच में होता है, जिसे बेजिपिटल ग्रूव भी कहते हैं. हम देखते हैं इसका हेड रीजन. सो दिस इज द हेड रीजन. ये जो हेड रीजन होता है वो स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है. देखेंगे इसकी एनाटॉमिकल नेक जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये हेड को रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बोन से अलग करती है. सर्जिकल नेक जो होती है वो हेड को रेस्ट ऑफ द शाफ्ट रीजन से अलग करती है. और मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है वो जो सर्जिकल नेक होती है उसके 0.5 सेंटीमीटर ऊपर होती है. अभी हम देखते हैं इसका लेसर ट्यूबरकल. ये जो होता है वो एक एलिवेशन होता है एंटीरियर सरफेस पर, अपर एंड के एंटीरियर सरफेस पर लेसर ट्यूबरकल होता है. लेसर ट्यूबरकल के लेटरल साइड यहाँ पे इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस होता है, जिसे बेसिपिटल ग्रूव भी कहते हैं. इसके 2 लिप होते हैं, एक मीडियन लिप और एक होता है लेटरल लिप. हम देखते हैं इसका ग्रेटर ट्यूबरकल. ग्रेटर ट्यूबरकल एक एलिवेशन होता है लेटरल पार्ट ऑफ अपर लिम्ब. यहाँ पे 3 इंप्रेशंस भी प्रेजेंट होती है, अपर, मीडियल और लोअर. तो अभी हम देखते हैं शाफ्ट रीजन. ये अपर हाफ में राउंडेड होती है और लोअर हाफ में ये ट्रेंगुलर होती है. तो अभी हम देखते हैं इसकी बॉर्डर्स. पहले तो शाफ्ट के पास 3 बॉर्डर्स होती है और 3 सरफेसेस होती है. ये शाफ्ट की एंटीरियर बॉर्डर होती है जो इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस के लेटरल लिप के साथ कंटिन्यू हो जाती है. यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर के मीडियल मार्जिन पे होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, और लोअर हाफ होता है वो स्मूथ और राउंडेड होता है. तो अभी हम देखते हैं इसकी लेटरल बॉर्डर जो लोअर एंड पे प्रोमिनेंट होती है. यहाँ से ये प्रोमिनेंट होती है. ये जो लेटरल बॉर्डर होती है वो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाती है. जो लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर एक रिज होती है उसे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज कहते हैं. ये लेटरल बॉर्डर ग्रेटर ट्यूबरकल से लेकर यहाँ पर प्रोमिनेंट पार्ट तक होती है. यहाँ पे मीडियल पार्ट पे रेडियल या तो स्पाइरल ग्रूव प्रेजेंट होता है. लेकिन देखते हैं इसकी मीडियल बॉर्डर. तो मीडियल बॉर्डर जो होती है यहाँ पे मीडियल लिप से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू हो जाती है यहाँ पे मिडल कॉन्डाइल के ऊपर, जो मिडल कॉन्डाइलर रिज होता है वहाँ तक. सो मिडल लिप से मिडल कॉन्डाइलर रिज. हम देखते हैं इसकी सरफेसेस. पहली सरफेस है एंटेरोलेटरल, दैट इज एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में. यहाँ पे वी शेप डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है. ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के बिहाइंड ही यहाँ पे रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है, जिसे स्पाइरल ग्रूव भी कहा जाता है. अभी देखते हैं एंटेरोमीडियल सरफेस. यहाँ पे एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होती है एंटेरोमीडियल सरफेस. जो एंटेरोमीडियल सरफेस होती है वो बेसिपिटल ग्रूव का फ्लोर रेडी करती है. जो न्यूट्रिएंट फोरामेन दिखती है वो यहाँ पे हमें मीडियल बॉर्डर के पास दिखती है. अभी देखते हैं इसकी पोस्टीरियर सरफेस जो है वो लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होती है. तो अभी हम देखते हैं इसका लोअर एंड पर. ये वाला रीजन जो है वो कैपिट्यूलम है, और ये वाला जो रीजन है ना उसे ट्रोक्लिया कहते हैं. ये दोनों आर्टिकुलर पार्ट के अंदर आते हैं. तो अभी हम देखते हैं कैपिट्यूलम. तो ये राउंडेड होता है, आर्टिकुलर विथ हेड ऑफ रेडियस. ये जो कैपिट्यूलम होता है इतना पार्ट वो हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलर होता है. ये जो ट्रोक्लिया होता है वो आर्टिकुलेट होता है ट्रोक्युलर नॉच ऑफ अल्ना के साथ. अभी हम देखते हैं इसका नॉन आर्टिकुलर पार्ट.
तो यहाँ पे मीडियल और यहाँ पे होता है मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल। सो हेड मीडियली प्रेजेंट है, तो ये वाला जो कॉन्डाइल हुआ वो मीडियल एपिकोंडाइल और ये वाला जो कॉन्डाइल है वो लेटरल एपिकोंडाइल। ये अभी हम देखते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। ये हम हमारे एल्बो जॉइंट पर इजीली फील भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसका लेटरल एपिकोंडाइल। ये मीडियल एपिकोंडाइल के कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होता है। तो अभी हम देखते हैं इसकी रिजेस। तो यहाँ पे 2 रिज प्रेजेंट होती है, एक लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और एक मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अभी हम देखते हैं फोसा। तो टोटल 3 फोसाज होते हैं। देखते हैं कोरोनॉइड फोसा जो ट्रोक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज a coronoid fossa which is present above the trochlea. यहाँ in this fossa accommodates the coronoid process of ulna when elbow is being flexed. अभी हम देखते हैं रेडियल फोसा। ये जो है वो रेडियल फोसा है। ये जो फोसा है वो कैपिटुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है एंड इट अकोमोडेट्स द हेड ऑफ रेडियस व्हेन एल्बो इज बीइंग फ्लेक्स्ड। तो अभी हम देखते हैं ओलिक्रेनोन फोसा। Olecranon fossa is present above the posterior aspect of trochlea. Accommodates olecranon process of ulna when elbow is extended. So this was the lower end of humerus. यहाँ पे 3 fossa होता है, coronoid fossa, radial fossa और olecranon fossa. तो अभी हम देखते हैं ह्यूमरस का ऑसिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होता है और 7 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है वो 8th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ में मिडल ऑफ डायाफाइसिस में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज डायाफाइजियल रीजन और यहाँ पे मिडल में प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जनरेट होता है। तो अभी हम देखते हैं अपर एंड का ऑसिफिकेशन। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं। एक जो होता है वो फर्स्ट ईयर में डेवलप होता है, एक सेकेंड ईयर में और एक 5th ईयर में। सो हेड के लिए जो ऑसिफिकेशन सेंटर है वो फर्स्ट ईयर में डेवलप होता है। फिर ग्रेटर ट्यूबरकल के लिए जो ऑसिफिकेशन सेंटर है वो सेकेंड ईयर में और 5th ईयर में होता है लेसर ट्यूबरकल का ऑसिफिकेशन। ये सब एक साथ फ्यूज़ हो जाता है 6th ईयर में और 20th ईयर में ये शाफ्ट के साथ तीनों ऑसिफिकेशन सेंटर जॉइंट होता है। तो अभी हम देखते हैं लोअर एंड का ऑसिफिकेशन। यहाँ पे टोटल 4 ऑसिफिकेशन सेंटर है। So that was all about the ossification of humerus. So now we are going to learn about its clinical anatomy. So first of all we are going to learn about the common site of fracture. Here fracture may occurs in surgical neck, whereas in the shaft too, and even at the upper side of the epicondyle, that is supracondylar area. And the second clinical anatomy is displacement of this head of humerus from the glenoid cavity, that is at the antero-inferior side, so which leads to dislocation of this. तो इंग्लिश में तो इसको डिसलोकेशन कहते हैं, गुजराती में तो एम कहवाय कि हाथ खड़ी गयो. So this was all about